अब एएस तो बना लिया हमने 45 डिग्री। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना बेस्ट वाला एडी। ठीक है, बेस्ट एडी ये हो गया एडी रिक्वायर्ड। बेस्ट एडी मतलब अगर मैं जो पिछली क्लास में हमने वो लिखा था लेबर और आउटपुट, उसके हिसाब से 1 पे 10, 2 पे 20, मैक्सिमम लोग थे 10, तो मैक्सिमम आउटपुट था हमारा 100। ये था हमारा फुल टाइम। तो ये बताओ जो बेस्ट वाला आईडी होता है वो हमें कहाँ पहुंचाता है? बताओ, फुल वाले पे या आगे पीछे का? फुल वाले पे। तो मान लो ये लेवल हो गया हमारा एफ लेवल, मतलब फुल आउटपुट आउटपुट। तो ये तो होता है बेस्ट, रिक्वायर्ड मतलब बेस्ट। अब बताओ अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो पब्लिक ने क्या करा होगा? इससे डिमांड ऊपर करी होगी या नीचे? नीचे। नीचे करी होगी। तो मैं अब सिचुएशन चेंज करता हूँ, डेफिशिएंट डिमांड बनाता हूँ, इससे नीचे बनाना। बेस्ट वाले से नीचे बना लो, बड़े बड़े बनाने खुले खुले। नाम दे देते AD1, डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन। यानी आउटपुट एफ जो हम पहले सोच रहे थे अब वो नहीं होगा। अब इक्विलिब्रियम हमारा मान लो पी पॉइंट और आउटपुट हो गया ए मान लो 80। अगर मैं 80 मानता हूँ तो 8 पे 80, तो बताओ कितने लोग खाली घूमेंगे? जो 2 लोग तो दो होंगे। लोग हैं वो खाली घूमेंगे। अब मान लो इसे में ही मुझे एक्सेस डिमांड दिखानी है, तो बताओ कैसे दिखाए? जो तो इसके रिक्वायर्ड। हाँ, ऊपर, अब क्या करें बताओ? तो एडी के ऊपर बनेगी ना। हाँ, तो बेस्ट वाले के ऊपर ले जाते हैं। तो बेस्ट वाले के ऊपर बनाते हैं लाइन। तो इसको नाम दे देते हैं हम एडी नंबर 2। यहाँ जगह में मैं लिख रहा हूँ एक्सेस डिमांड सिचुएशन, AD2। और पब्लिक टक्कर मार रही है ADAS की, जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो हो रहा है आर। और पब्लिक आउटपुट मांग रही है, मान लो उसको दे देते हैं डी 120। अब बताओ क्या 120 माल रियल आउटपुट बनेगा? 120 900। बनेगा तो 100 ही प्राइस राइज हो जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये ये डायग्राम है केस 1। एक सेट में केस 1 था, एक सेट में केस 2 था। अब बताओ, अगर हम AD1 AD2 देख रहे हैं तो दोनों में सेम है, AS भी सेम है। एफ पॉइंट दोनों में कुछ अलग है, एक में पहली टक्कर वाला एफ है, एक में दूसरी टक्कर वाला एफ है। कुछ आंसर समझ आ रहा है किसी के दिमाग में? यही क्वेश्चन था बस। पहला वाला क्या समझाओगे? हाँ बताओ, आवाज आई है। तो पहला एक्सेस डिमांड, हाँ, और दूसरा? डेफिशिएंट। बिल्कुल सही आंसर निकाला है, बताया तुमने एकदम। और बिल्कुल, अगर किसी ने पिछला वाला डायग्राम ध्यान से देखा होगा तो वो समझ सकता है कि जो एफ होता है, देखो पिछले पेज पे दोबारा दिखाता हूँ। जो एफ होता है वो बेस्ट डिमांड वाले की टक्कर से निकलता है या फालतू डिमांड की टक्कर से निकलता है? एफ पॉइंट। बेस्ट। तो अब निशानी बना लो मन में कि जो एफ वाला है ना ये बेस्ट है, तो इस पे बेस्ट लिख देता हूँ। और इधर एफ वाली टक्कर ये है तो ये बेस्ट है। बेस्ट या रिक्वायर्ड एक ही बात है।
बेस्ट वाला या रिक्वायर्ड। अब पहला स्टेप ये करना है, एफ वाले को बेस्ट या रिक्वायर्ड मानना है। ये हकीकत नहीं होता, ये हकीकत नहीं होता, ये रिक्वायर्ड होता है। अब बताओ केस 1, पब्लिक की डिमांड बेस्ट से ऊपर है या नीचे? तो ऊपर। दूसरी, हाँ तो फिर ऑब्वियस बात है बेस्ट वाला जो है ये तो बेस्ट है, पब्लिक का दूसरा होगा, तो पब्लिक की डिमांड ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखो एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड। और कई बच्चे बाहर आके रो रहे थे तब पेपर के, क्योंकि जल्दबाजी कर दी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। सोचो, बच्चे को एक्सेस भी आता है, डेफिशिएंट भी आता है, डायग्राम में क्या दिमाग चलाया, जल्दबाजी क्या कर दी, उल्टा लिखा है, 6 नंबर सीधा 0। तो ऐसे में बहुत खुंदक आती है, या तो मुझे क्वेश्चन ही ना आता हो तो अफसोस नहीं होता, भाई आता ही नहीं था क्या करूं। आते दोनों थे, डायग्राम पढ़ने में जल्दबाजी कर दी, 0 हो गए सीधा। ऐसा भी नहीं है वो कहेंगे चलो हाफ दे दें, थोड़े से दे दें, कुछ नहीं। अब ये बेस्ट है। सेकंड केस देखो, पब्लिक की डिमांड कहाँ है बेस्ट से? नीचे। तो दिस मस्ट बी केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। काम खत्म। तो ऐसे समझाना था। अब आगे का आंसर तो नहीं लिख रहा, वो तो हम पहले ही लिख चुके हैं, सिर्फ तुम्हें तरीका बताना था। चलो आगे बढ़ते। और बोर्ड में कैसे गड़बड़ हुई है? दो दो नंबर के ट्रू फॉल्स आए हैं, पर दिमाग बहुत चलाना पड़ेगा इनमें। वैसे मैंने बेस बना दिया, ज्यादा दिक्कत होगी नहीं अब। ऐसे ही डॉट डॉट लगा लो, बहुत केस बन सकते हैं। पर जिसने 3 भी समझ लिए ना, उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएगा बाकी भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो अब हम आंसर बनाते हैं अपना। क्वेश्चन तो हो गए, ये हाई ऑर्डर में 2 मार्क्स के एक आ रखे। सबसे पहले थोड़ा रफ वर्क करते हैं अपना। सेम एग्जांपल मान रहा हूं मैं पूरे चैप्टर में, ताकि तुम्हें बार बार कंफ्यूजन ना हो। 10 लेबर को फुल मान रहा हूं, यानी 100 आउटपुट मैक्सिमम। अब क्वेश्चन को जरा देखता हूं दोबारा। एडी बढ़ेगा तो आउटपुट मस्ट इंक्रीज। चेक करता हूं। मान लो डिमांड 20 से बढ़ के 30 हो गई, डिमांड बढ़ गई, बताओ आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। 30 से 40 हो गई डिमांड तो भी आउटपुट, बढ़ेगा। 100 हो गई तो भी आउटपुट, 100 तक तो बढ़ेगा ही उससे ज्यादा। अब अगर डिमांड हो जाए 120, इवन देन बताओ आउटपुट कितना रहेगा? रियल आउटपुट। 100. तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू लिखूं या फॉल्स लिखूं? फॉल्स। False. मस्ट लिखा है, मस्ट। मस्ट मतलब हर सिचुएशन में, तो ये बात हो चुकी है गलत। तो आंसर आ गया फॉल्स। देखो फर्स्ट फॉल्स। अब रीजन क्या दें?
तो हमें बोलना है ये गलत कैसे है लाइन। तो हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना, पहले हिंदी में, अगर हम 100 आउटपुट पर अभी हैं पहले ही, वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग 100 आउटपुट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, आफ्टर दैट एनी इंक्रीज इन एडी, बताओ क्या विल इट लीड टू इंक्रीज इन आउटपुट? नो सर। No, sir. फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। और एक बात और भी है, इवन बियॉन्ड हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा है, हमारी डिमांड पहले ही 120 है। अच्छा और सुनो, डिमांड 120 है, उससे बढ़ के 150 हो गई, अब बोलो नहीं पॉसिबल। अभी भी आउटपुट नहीं, डिमांड तो पॉसिबल है, आउटपुट नहीं। आउटपुट नॉट पॉसिबल। वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, हम कोशिश पहले ही बियॉन्ड की कर रहे हैं और ऊपर से एडी बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ एडी इंक्रीज, 100 के बाद जितना बढ़ा लो, 120 कर लो, 120 से 150 कर लो, 150 से 200 कर लो, जितना मर्जी डिमांड बढ़ा लो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट विल नॉट इंक्रीज। हिंदी लिखनी हो लिख सकते हो, और क्योंकि बंदे खत्म, बंदे तो है ही नहीं हमारे पास। केस 2 पढ़ते हैं, बताओ क्या लग रहा है आंसर? केस 2 ट्रू। कैन इंक्रीज मतलब शायद चांस है, कभी चांस है बढ़ सकता है आउटपुट। अब बताओ क्या आंसर? ट्रू तो ठीक है, रीजन के साथ बोलो। हम कहाँ हैं अभी, एग्जांपल बताओ। सो सपोज अगर हम डिमांड हमारी 20 है तो वहां से तो वो इंक्रीज हो सकता है 30 पे। हाँ, अगर डिमांड 20 से बढ़ के 30 होती है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट भी 20 से 30 हो सकता है। हमारे पास बंदे हैं, तो ये कब तक पॉसिबल है ये बढ़ना? जब तक हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट तक नहीं 100 आते। बस। जो ये हिंदी बोली है इसकी इंग्लिश बनानी है, काम खत्म। तो लिखो केस 2। चाहो तो ये वाला टेबल जो है वो दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हो। देखो ट्रू, इफ वी आर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, now AD increase, अब तो कर सकते हैं हम। चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि जो डिमांड 20 से 30 हुई तो हमारी प्रोडक्शन भी 20 से 30 हो सकती है, 100 तक हो सकता है। तो कैन में देखो फर्क आ गया, मस्ट में इंग्लिश अलग बन गई, कैन में अलग बन गई। बंदा जल्दबाजी में पढ़ता नहीं है, कई कई बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं फिर फंसते हैं। चलो अब हम अगला पढ़ते हैं, केस नंबर 3। क्या लग रहा है बताओ? डिमांड गिरेगी तो नौकरियां पक्की बात है गिरेगी। फॉल्स। False. समझाएं कैसे इसको, बोलो किसी को लग रहा है अगर कि समझा पाऊंगा इसको? और इसमें मस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसे अगर हम 30 से 20 जाएंगे तो हम अपनी डिक्रीज कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट।
लेकिन अगर हमारी सपोज 10 से भी कम हो जाती है डिमांड, तो हमें नहीं हम जीरो। अगर और अगर हम 150 पे है, उधर से अगर हम हाँ, कम भी हो ये जाते तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सही आंसर आया। अब यही आंसर हमें लिखना है। तो अच्छी बात है, दिमाग देखो साथ साथ चलाओगे मेरे। तो ये हाई लेवल बातें हो रही है बस। इसके बाद तो कुछ हाई लेवल बचा नहीं हमारा। यही लास्ट की हाई लेवल बातें हैं। ये संभाल लिया तो समझो 12th संभाल लिया, कि बाकी तो हमारा सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं अब। तो लिखो आंसर 3 फॉल्स। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ। हाई ऑर्डर तंग करने वाला सिर्फ नेशनल इनकम और एडी ही है। एडी में भी पर्टिकुलरली जो ये अब हो रहा है। चाहो तो हिंदी लिख सकते हो। हिंदी क्या बनेगी? अगर डिमांड एडी 150 से डिक्रीज होकर 120 हो जाए तो भी बंदे कितने रहेंगे? तो भी एम्प्लॉयमेंट कितनों की होगी? 100 की होगी, वो 10 की नहीं, होगी। 10 की होगी। जबकि डिमांड तो घटी है, क्योंकि 150 भी हो जाए तो भी 10 होगी। तो ये 100 हो जाए, 150 हो डिमांड तो भी एम्प्लॉयमेंट 10 है, 100 हो डिमांड तो भी एम्प्लॉयमेंट 10 है। पर गड़बड़ कब होगी? अगर डिमांड 100 से नीचे मान लो 90 हो गई। अब बोलो, अब गड़बड़ होगी या नहीं होगी? यस सर, होगी। अब गड़बड़ होगी। 100 तक गिरा लो, 150, 180, 170 या 140, 110, 105, 100 कुछ भी गिरा लो, लेबर तो 10 ही रहेगी तब भी, क्योंकि हमें तो उल्टा ज्यादा चाहिए, पर है ही 10, तो 10 तो हम रखेंगे ही एम्प्लॉयड। तो फॉल्स। इफ वी आर मान लो अभी हम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पे हैं, 150 पे हैं मान लो। ये 150 100 नहीं लिख के आना पेपर में, ये ध्यान रखना। ये सारा जो मैं कर रहा हूं ना, ये रफ वर्क होता है। if we are already above full employment point like 150, now AD decrease to 120, example. It will not decrease. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा ना डिक्रीज होगा, तो पहले भी फुल था, अभी भी फुल है। एक हिंदी और लिख लो साइड में। जो डिमांड 100 से नीचे गई लाइक 90, अब बोलो क्या तो होगा? एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी 10 से। तो हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी 10 से 9। फुल के नीचे एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। ये लाइन लिख लेना साइड में। जो डिमांड ज्यादा गिर के 100 से भी नीचे 90 हो गई, तो अब नौकरियां 10 से गिर के 9 होंगी। अदरवाइज 150 से 100 तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लिया होगा सबने। फिर थोड़ा सा एक और केस बना लेते हैं, ओरल कर लेंगे। अगर यहाँ पर मस्ट की जगह कैन होता, आप बताओ केस नंबर 4, सब तो कुछ ट्रू होता। तो ट्रू होता। और आंसर मैंने इसलिए पहले ही लिखवा दिया। ये जो अभी हमने लिखा है आंसर, हिंदी मैंने बोली है कि अगर फुल के बाद और एडी कम हो जाए लाइक 90, तो नौकरियां कम होंगी फ्रॉम 10 to 9। तो ऐसे और भी केस बनाए जा सकते हैं, पर लॉजिक सबका यही है। क्योंकि आउटपुट हो, इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट, ये लिखी लेबर, ये सब एक ही साथ बढ़ते घटते हैं, पर ये एफ वर्ड के बाद थोड़ी कहानी बदल जाती है। वो फिर हाई लेवल बातें हो जाती हैं जो हमने अभी लिखी है।
तो चलो ये हमने 3-4 हाई लेवल केस कर लिए बोर्ड में, हर बार नहीं आते कोई इतने मुश्किल, पर कभी कभी दे देते हैं। चलो अब थोड़ा सा और क्वेश्चन कैसे कैसे बोर्ड में घूम घूम के आए हैं, इसी बात को ही घुमाते रहते हैं वो एक्सेस डेफिशिएंट को बार बार। देखो कैसे। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन छोटे मार्क्स का भी आ सकता है, 2 to 6 कुछ भी रेंज में आ सकता है। अब 6 मार्कर हट गए हैं तो 5 वाले हो गए, तो उस हिसाब से हम अपनी लेंथ प्लस माइनस कर लेंगे। पहले हम बड़ा समझ लेते हैं, छोटा करना तो आसान है। क्या लग रहा है किसी को आइडिया कुछ? सो फॉल्स। फॉल्स, ठीक है आंसर बिल्कुल। कैसे समझाएं ये देखते हैं। तो आप बताओ अगर किसी को कुछ आता है तो, नहीं तो मैं तो डिटेल में समझा रहा हूँ। और अगर हम जैसे रीसेंट एग्जांपल लेके बोलते हैं, कोरोना का एग्जांपल लेके, कि जैसे डिमांड हमारी कम हो गई थी, तो फिर वो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट से कम थी, इससे सब हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई थी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं 12th के सिलेबस से कैसे समझाऊं वो देखते हैं। आंसर तो ठीक है, हो सकता है फुल पे हमेशा नहीं रहते, हमारे जैसा देश तो कहाँ रहेगा फुल पे, इतनी पॉपुलेशन है। तो अब बेस्ट डिमांड बनाओ पहले तीनों में, बेस्ट डिमांड, ये बेस्ट डिमांड है तीनों में। ये बेस्ट आउटपुट आ गया एफ एफ एफ, ये रिक्वायर्ड एडी है, रिक्वायर्ड होता है बेस्ट। अभी तक तो लग रहा है तीनों डायग्राम सेम है, पर है वैसे ये तीनों अलग। ठीक है, मैं बीच में पार्ट कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं केस 1 2। फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट तो तीनों में एफ है, पर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो पब्लिक की डिमांड की टक्कर होगी एक्चुअल में, वो क्या एफ पर ही होगी? बताओ, पब्लिक की एक्चुअल डिमांड की टक्कर। नो सर। अगर मान लो हमारे जैसा देश है इंडिया, ये देखो पब्लिक की डिमांड ही कम है AD1, और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ए लेवल ऑफ आउटपुट पे आ गया, तो होना चाहिए था P और हमारा निकल के आ रहा है मान लो R। तो हमारा ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट OA, और फुल पॉइंट है हमारा OF। यानी हमारा इक्विलिब्रियम बताओ फुल पे हुआ या फुल से पहले ही खत्म हो गया इक्विलिब्रियम हमारा? तो पहले ही खत्म हो गया। फुल से पहले ही रुक गए हम तो। मान लो कोई बहुत डेवलप्ड है, बहुत एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं वहां के लोग, केस ऑफ एक्सेस डिमांड, ये देखो ये फुल को पार करने के चक्कर में बैठे हैं AD1 एक्चुअल, और ये अपना इक्विलिब्रियम भी देखो कितने हाई लेवल पे कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा, मान लो RA, ये अपना आउटपुट मांग रहे हैं OA, और फुल कहाँ है इनका? OF। और तीसरा मान लो कोई ऐसा देश है, बाय चांस वाले देश हो गया कोई, कैसा कि जो रिक्वायर्ड एडी है उसी के ऊपर, एग्जैक्ट उसी के ऊपर ये देखो उनका एक्चुअल एडी आ रहा है, यानी फुल पॉइंट भी OF
और इक्विलिब्रियम वाला भी ओ एफ, यानी यही एफ है यही ए है। ये तो बड़ी तुक्के वाला केस हुआ थी कि जो चाहते थे एग्जैक्ट वही हो गया। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्या इक्विलिब्रियम हमेशा फुल पे हुआ? तो बताओ पहले में इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया फुल से, पहले या बाद? पहले। हाँ, और दूसरे में ये फुल है पर इक्विलिब्रियम बाद में। तीसरे में जहां फुल है वहीं वहीं पे। इक्विलिब्रियम है। तो देखो अब लिखना कैसे है इसको, ऊपर जगह खाली कर देता हूँ, मैं डायग्राम नहीं हटा रहा क्योंकि इसी से रिलेटेड इंग्लिश बनाए लेंगे। ये देखो, तो तुम तो नीचे ही लिखोगे केस 1 में, हेयर इक्विलिब्रियम इज बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। तो ये होगा केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। पूरा डेफिशिएंट डिमांड नहीं समझाना क्योंकि इतना सारा लंबा क्वेश्चन पहले ही है ये। अब केस 2, इक्विलिब्रियम हमारा फुल को पार करने के चक्कर में है, आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, केस ऑफ एक्सेस डिमांड। थर्ड, ये हो गया एग्जैक्टली एट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, नीदर एक्सेस नॉर डेफिशिएंट, बराबर डिमांड है एकदम जितनी चाहिए। ना एक्सेस ना डेफिशिएंट। ये तो हो गया मान लो बड़े मार्क्स का आ जाए 5। अगर यही छोटा सा आ जाए 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो हम शॉर्ट कर देंगे कि भाई फॉल्स, क्योंकि हो सकता है इक्विलिब्रियम बिफोर फुल हो, आफ्टर फुल हो या एट फुल हो। शॉर्ट कर दिया। वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, या एक ही डायग्राम बना दो। मैं दिखाता हूँ अभी तुम्हें अगले पेज पे, शॉर्ट काम करना हो तो। ये रहा हमारा एएस, ये बना दिया बेस्ट वाला एडी। अलग अलग तरीके बता रहा हूँ तुम्हें, वो मार्क्स के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा क्या करें। तो मान लो ये बेस्ट है पी, एक ले लिया पी, एक ले लिया आर। तो हम बोलेंगे पॉइंट ई। ये बताओ ये कौन सा वाला हुआ? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वाला। फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, यानी यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और इक्विलिब्रियम भी है। पर पॉइंट पी को क्या बोलेंगे हम? एक्सेस डिमांड। हाँ, या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में एक्सेस डिमांड। बनाने हैं भी सारे डायग्राम, पेपर में कब कहाँ कैसी जरूरत पड़ जाए, या वो डायग्राम दे दें हमें कुछ ऐसे घुमा फिरा के, बताओ ये कौन सा पॉइंट ये कौन सा पॉइंट। आर को क्या बोलेंगे इस लॉजिक से बताओ? वंडरफुल एम्प्लॉयमेंट हाँ। डेफिशिएंट। हो सकता है वो डायग्राम बना के आर ई पी पॉइंट्स के लेबलिंग मांग ले तुमसे, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो हमें हर तरीके से अपने नोट्स पूरे रखने हैं।
चलो अब एक गड़बड़ और करते हैं। अब जो पॉइंट बता रहा हूँ इसमें कई बार स्कूल वालों के साथ भी बहस हो जाती है हमारी। तुम्हारे लिए तो 12th पहली बार है, हमारे लिए आम बात है ये बहस होना और ये बातें होना। देखो क्या, तो तुम्हारे पास क्या जवाब होना चाहिए, उसकी क्या डिटेल है वो इस बता रहा हूँ। मान लो ये रिक्वायर्ड, ये हो गया ई, ये हो गया एफ 100। अच्छा ये सेफ्टी लिख लेना इसके ऊपर। जबरदस्ती नहीं करना तुम्हें, या तो स्कूल में कोई हाई लेवल क्वेश्चन आए या कहीं बहस हो, या बोर्ड में कभी, वैसे मुझे लगता नहीं है बोर्ड में हाई लेवल बातें इतनी पूछी जाए। पर दिक्कत ये हो जाती है, हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ, जब मुझे कोई एनसीईआरटी में लाइन दिख जाती है, अब बोर्ड में तो नहीं आती ये हाई लेवल बातें, पर एनसीईआरटी में लाइन है एक, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता, हर साल बच्चों को जो तुम्हें बोल रहा हूँ वही बोल देता हूँ, जो कर सके तो कर लो। आया नहीं है पर इसलिए सेफ्टी है, एनसीईआरटी में लाइन जरूर लिखी है। एक इससे ऊपर बना दो AD1। बताओ फिर ये कौन सा केस हो गया, एक्सेस डेफिशिएंट, एक्सेस। एक्सेस। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, मान लो P, ये आ गया R 120। अब क्या लाइन है ध्यान से सुनना, OF तक तो बताओ आउटपुट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, OF तक बढ़ सकता है। आउटपुट प्राइस, थोड़ा चेंज कर रहा हूं अब, रियल आउटपुट प्राइस और नॉमिनल वैल्यू। सेफ्टी है, जो तुम्हें लगे यार हो रहा है इजीली तो कर लेना। तो मान लो रियल आउटपुट 100 है, प्राइस 1 है, तो नॉमिनल वैल्यू आ गई 100। हंड्रेड के बाद भी रियल आउटपुट तो कितना ही रहेगा, डिमांड चाहे जितनी भी आ जाए 100। 100 ही रहेगा। और मान लो पब्लिक डिमांड कर रही है 120, डिमांड ऑफ पब्लिक 120, तो माल 120 का बिजनेसमैन कहेगा ठीक है मैं तुम्हें 120 का माल दूंगा, क्योंकि तुम 120 डिमांड कर रहे हो ना, मैं 120 डिमांड करूंगा तुम्हें माल दूंगा। पर किस स्टाइल से 120 बना देगा वो बताओ, 100 पेन 1.2 करके। और मान लो उसको पता चल जाए पब्लिक डिमांड 200 की कर रही है, तो वो उनसे 200 रुपए कैसे निकलवाएगा, 2 रुपीस पर आउटपुट। हाँ वो कहेगा रियल आउटपुट 100 है, प्राइस 2 कर दिया मैंने, निकालो 200 रुपए। तो पब्लिक खुश हो रही है बस बेवजह की 200 का माल लिया हमने, वो बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को, आउटपुट 100 ही रहेगा। तो इस डायग्राम में F पॉइंट तक रियल हो या नॉमिनल हो वो सब सेम चलता है, F के बाद जो बढ़ता है वो क्या होता है, सिर्फ नॉमिनल। ये 120 सिर्फ नॉमिनल है, यही हिंदी लिख लो, F पॉइंट तक रियल आउटपुट भी बढ़ रहा है, नॉमिनल बढ़ रहा है। F के बाद जितना आउटपुट बढ़ेगा वो सिर्फ कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, नॉमिनल। नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ेगी। F के बाद रियल आउटपुट वैल्यू नहीं बढ़ेगी, रियल प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ेगा। अब क्या होता है, कई स्कूल में बहस हो जाती है टीचर्स के साथ, वो कहते हैं तुम्हारा डायग्राम ही गलत है, ये जो तुमने बनाया, मैंने थोड़ा नहीं बनाया, ये तो एनसीईआरटी में है। पर क्या है, कुछ बुक्स में ना अलग अलग डायग्राम बन रखे हैं,
वो थोड़ा छोटी नजर से बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं, आर लेवल नहीं दिखाते। और हम जब आर दिखाते हैं तो कई टीचर अड़ जाते हैं, भाई आर 120 तो पॉसिबल ही नहीं है, तुमने कैसे पॉसिबल कर दिया 120। तो हम फिर उनको डिटेल में ये बता सकते हैं, भाई ये रियल आउटपुट 120 नहीं है, क्या है ये, तो बस नॉमिनल वैल्यू। हाँ रियल आउटपुट तो हम कहते ही हैं, इट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड एफ। तो ये कभी हाई लेवल कोई बात आ जाए और वो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है यही जो मैंने बोली है, बाय चांस कभी एनसीईआरटी में ऐसा आ जाए, क्या एफ के बाद, सुनना कब ये आंसर लिखना है, क्या एफ के बाद रियल आउटपुट बढ़ेगा या नॉमिनल आउटपुट बढ़ेगा। अब ये बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, रियल नॉमिनल, तब तुम आंसर दोगे क्या, एफ के बाद नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ेगी बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज, रियल आउटपुट विल नॉट इंक्रीज। तो अगर ऐसा हाई लेवल, ये क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी की, ये कोई अपनी घर से नहीं बनाई मैंने, पर ये लाइन संदीप गर्ग, टीआर जैन या जो स्कूल में बुक्स लगाए रखी हुई थी ना, उनके अंदर नहीं होती, इसलिए बहस हो जाती है कि जिन स्कूलों में वो बुक्स फॉलो होगी तो फिर वहां बहस होगी तुम्हारी। पर बात यही आती है, बुक फॉलो करूं या एनसीईआरटी फॉलो करूं, बाकी कहीं बहस नहीं होती हमारी। कुछ कुछ जगहों पे हमारी बुक्स, प्राइवेट बुक्स और एनसीईआरटी की बहस होती है, उसमें से एक टॉपिक ये है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। तो घबरा मत जाना, कभी मैडम कुछ बोले तो यही बात जो मैंने बोली ये बता सकते हो, वही हमने तो एनसीईआरटी से पढ़ा था, लिखी थी वहां लाइन, बस काम खत्म। और अपने दिमाग में एक्स्ट्रा में जिसने रखना हो कि बाय चांस कभी ऐसा कोई हाई लेवल क्वेश्चन आए तो तुम ये रियल नॉमिनल वाली बात मेंशन कर सकते हो। हाँ क्वेश्चन सिंपल है और तुम जबरदस्ती शो कर रहे हो कि मुझे एक्स्ट्रा आता है रियल नॉमिनल, पता चले गांव में जहाँ चेकिंग करने गया हमारा पेपर, उनको ही नहीं आता रियल नॉमिनल, वो तो काट ही देंगे उल्टा, ज्यादा नंबर तो छोड़ो काट देंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम में तो आता नहीं रियल नॉमिनल, क्योंकि पूछा ही नहीं कभी उन्होंने इतना हाई लेवल। तो फालतू चीजें नहीं लिखनी होती हमें, क्योंकि हमारे यहाँ कई टीचरों का भी गड़बड़ है हिसाब, गांव वगैरह में कहीं चला जाए तो गड़बड़ हिसाब है। तो स्पेसिफिक आंसर देंगे, है एनसीईआरटी में हाई लेवल बात हमने लिख ली, सेफ्टी करके लिखी है मैंने, मेन में नहीं लिखी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हाई हाई वाला काम भी सारा निपट गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे 1 मार्कर्स या 2 मार्कर्स कैसे बन सकते हैं, नोट करके लिख लो। बड़ा छोटा छोटा फर्क है वर्ड्स के बीच में। मान लो आ गया डिफाइन इक्विलिब्रियम, तो बस खत्म, एडीएस। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये बात इंडियन इको में भी आई थी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट, तब भी मैंने कहा था कि मैं इस बात को मैक्रो में भी समझाऊंगा थोड़ा। तो अब वो टाइम आ गया समझने का थोड़ा एक्स्ट्रा। देखो क्या, मान लो एक देश में 100 लोग हैं, अब मान लो 30 अनेबल टू वर्क, कोई बीमारी है, कोई ओल्ड एज है या कोई और टेंशन है, कुछ भी हो, अनेबल है, वो विलिंग नहीं है, या अनेबल है या हो सकता है कुछ अनविलिंग हो। 10 अनविलिंग, कह रहे हैं भाई हमारे पास तो पहले ही बहुत पैसा है, हम क्यों काम करें, तो वो अनविलिंग है। अब बताओ कितने लोग बचे। 60। तो इफ 60 गेट जॉब,
यही डेफिनेशन है। देखो, ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग, बस की भी हो और चाहते भी हैं, उनको अगर मार्केट वेज रेट्स पे काम मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग रेट है, वो अपना ही कोई रेट बना रहे हो तो फिर वो हट जाएंगे लोग। एग्जिस्टिंग पे उनको काम मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, देश में क्या आ गई, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे नहीं है कि हम कहें 100 के 100 लोग काम करें तो फुल, नहीं, 60 को भी फुल मान लेंगे। ये बात पता होनी चाहिए। अब तीसरी डेफिनेशन है मिक्स, 1 and 2 मिक्स। देखो कैसे, 1 है इक्विलिब्रियम, सेकंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, हाईलाइट कर रहा हूं जान के, थर्ड देखना, यहां बच्चे फंस जाते हैं। इक्विलिब्रियम अलग आंसर है, फुल एम्प्लॉयमेंट अलग आंसर है। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम अब अलग आंसर है। AD इज इक्वल टू AS है, पर एग्जैक्टली वही है जहां फुल पॉइंट है। डेफिनेशन बदल गई। फोर्थ, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम तो है AD इज इक्वल टू AS, बट दिस पॉइंट इज बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी केस ऑफ एक्सेस और डेफिशिएंट। एफिशिएंट। AD is equal to AS before fifth, over full employment equilibrium। AD is equal to AS, but this AD is equal to AS is after full employment। ये हो गया एक्सेस डिमांड। ऊपर वाला था डेफिशिएंट डिमांड। तो चलो, ये कुछ 1 मार्कर्स थे। अभी आगे टाइम भी हो रहा है, सबकी क्लासों का, आज यहीं तक रखते हैं। किसी